अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने बड़ा इल्जाम लगा दिया है। कहती हैं डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली में एजेंसीज मुलव्विस थी, नाम भी उनके पास आ चुके हैं। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर धमकी दे दी है। हुकूमत कब जा रही है, इस सवाल पर मरियम नवाज ने तारीख देने से इनकार कर दिया। ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी, तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ईसीपी के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ, और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़ुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज़ें एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। इमरान खान घर कब जा रहे हैं? मैं तो तारीखें नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उनकी जो हरकतें हैं ना, उनका जो घबराना है, जिस तरह इनके सांस हाथ पाँव फूले हुए हैं, उससे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमसे पहले उनको पता है कि वो कब जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। कहती हैं कि मरियम नवाज जहनी दबाव का शिकार हैं। कल रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे उम्मीदवार ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। मरियम नवाज सब्र करें, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हम कबूल करेंगे। कल आरओ ने अपनी स्टेटमेंट दी है, हुकूमत कैंडिडेट जो है वो भी अपनी स्टेटमेंट दे के आए हैं, और वो सब्र करें, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा हम उसको कबूल करेंगे। इनके अंदर भी वो जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए कि वो अदालतों के फैसलों को माने भी, और मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू वाली जो स्ट्रेटजी है उससे ये बाहर निकले। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के 2 मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी है। हमजा शहबाज को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 11 नवंबर 2020 को फर्द जुर्म आयद की गई। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में पहले ही जमानत हो चुकी है। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के 2 मचलके जमा कराने की हिदायत की है। हमजा शहबाज को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 11 नवंबर 2020 को फर्द जुर्म आयद की गई। हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में पहले ही जमानत हो चुकी। सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च से कबल हमजा शहबाज की जमानत के बाद पंजाब की सियासत में हलचल। क्या मरियम नवाज के बैकफुट पर जाने का वक्त आ गया है? हमजा के करीबी हलकों का कहना है कि पंजाब के अरकान असम्बली हमजा शहबाज की सुनते हैं। क्या मंजरनामा बनता नजर आ रहा है, बात करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, क्या हमजा फ्रंट फुट पर आ रहे हैं और मरियम नवाज बैक फुट पर जा रही हैं? पंजाब में यही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है क्या? जैसा कि अगर लाहौर में नून लीग की बात की जाए तो उसके हवाले से हमजा शहबाज जो है उनको किसी सूरत भी माइनस नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमजा शहबाज जो है उनकी जमानत जो है अब होने को जा रही है, हो चुकी है, तो इस हवाले से जो है जाए तो मुस्तकबिल में सबसे अहम चीज जो है वो है सेनेट इलेक्शन, जिसके हवाले से पंजाब के अंदर हमजा शहबाज जो है कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और नून लीग की कलीदी जराए भी सारे यही कहते हैं कि लाहौर शहर जो है वो बात का हमेशा से माना जाता है, और जितने भी लाहौर में एमएनएज और एमपीएज हैं वो भी उन्हीं की बात सुनते हैं। उसके अलावा जो 26 मार्च को जो धरने का या इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ पीडीएम ने और नून लीग ने, उसके हवाले से भी हमजा शहबाज जो है कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्तकबिल करीब में जो है हमजा शहबाज जो है वो इन तमाम मामला के अंदर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मरियम नवाज हो सकता है कि थोड़ा सा बैक फुट पर जाएं, तो इस हवाले से सेनेट में भी, क्योंकि सेनेट में मुकाबला काफी ज्यादा टफ है। जैसे कि पिछले भी एक इलेक्शन हुए थे सेनेट में जिसमें जो है नून लीग अपनी एक सीट हार गई थी। तो आज हमजा शहबाज अगर जमानत पर रिहा हो जाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि हमजा शहबाज जो है जो पंजाब में इलेक्शन होंगे सेनेट के, उसके हवाले से अपने नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। और उसके साथ साथ अगर लॉन्ग मार्च होता है तो उसमें भी लाहौर से और पंजाब से लोगों को निकालने में हमजा शहबाज ही जो है सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर की जितने भी एमएनएज और एमपीएज हैं और उसके साथ साथ पंजाब में भी बड़ी तादाद जो है वो हमजा शहबाज को अपना बड़ा समझती है और उनको ही
ही हमेशा आगे रखती है। अच्छा, वर्किंग रिलेशन दोनों के दरमियान कैसा है, यानी हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ के दरमियान? चूँकि जब हमजा शहबाज गिरफ्तार नहीं हुए थे उससे पहले हमने देखा था कि दोनों के फैसलों में थोड़ा बहुत फ़र्क था। हमजा कुछ करते थे, मरियम कुछ करा करती थी। दोनों का वर्किंग रिलेशन कैसा है पार्टी को लेकर? अगर दोनों के पार्टी रिलेशन की बात की जाए तो दोनों का बयानिया जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि हमजा शहबाज कभी भी इदारों के खिलाफ तनकीद उन्होंने नहीं की, ना वो करते हैं, जबकि मरियम नवाज जो है वो फ्रंट फुट पर आकर जो है हमेशा इदारों के खिलाफ उन्होंने तनकीद भी की और खुलकर बात भी की है। तो अगर बयानिया कहा जाए तो इस हवाले से हमजा शहबाज और मरियम नवाज के बयानिए में भी काफी ज्यादा फर्क है। और हमजा शहबाज जो है मिलकर चलने को जो है, साथ चलने को, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जबकि मरियम नवाज जो है वो अपना अलग बयानिया साथ लेकर चलती है। तो इस हवाले से कहा जाए कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज के बयानिए में काफी ज्यादा फर्क है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो साइड्स हैं या बयानिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमजा शहबाज जो है हमेशा बातचीत की बात करते हैं, जबकि मरियम नवाज जो है वो हमेशा अग्रेसिव सियासत की बात करती हैं। ठीक है अब्बास, साथ ही रहिएगा। और हमारे साथ अदनान आदिल भी इस इशू के ऊपर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी तजिया ले लेते हैं। अदनान आदिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी हार्ड लाइन ले रही हैं आजकल मरियम नवाज साहिबा, खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर देखा जाए। पंजाब की सियासत में अचानक तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। हमजा शहबाज की जो उनको ज़मानत मिल रही है, अब हमजा शहबाज क्या ज़्यादा दिखाई देंगे, फ्रंट फुट पर दिखाई देंगे और मरियम नवाज पीछे जाएंगी? इससे मुस्लिम लीग नवाज को क्या फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, मेरा ख्याल में तो मरियम जो है वो फ्रंट फुट पे खेलती रहेंगी। नवाज शरीफ की वजह से मरियम जो है वो अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं। मरियम की जो भी ताकत है वो नवाज शरीफ की मकबूलियत की बुनियाद के ऊपर है, अपनी वजह से नहीं है। और चूंकि वो बाहर जाना चाहती थी मुल्क से और उसके लिए काफ़ी प्रेशर डाला गया वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर, लेकिन वो किसी सूरत माने नहीं, तो उसके बाद से उनके रवैये में और ज़्यादा सख्ती आ गई है, उनके मौक़िफ़ में और तलखी आ गई है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ ज़्यादा तल्ख़ बातें करने लगी हैं। जो हमजा शहबाज की रिहाई हुई है उससे एक तो हुकूमत की साख को भी नुकसान पहुँचेगा और नैब को भी नुकसान पहुँचेगा कि वो इतने अरसे तक उनके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं कर सके। ये कैसा एहतसाब का अमल है कि उनको कोई सज़ा नहीं हो सकी और बिला वजह उनको इतनी देर तक जो है वो जेल में रखा गया। लेकिन साथ ही साथ हमजा शहबाज जो हैं उनका ख़ास तौर से लाहौर में बहुत मजबूत नेटवर्क है, उनका बहुत असर व रसूख है लाहौर में, और तो लाहौर की हद तक जो है वो मरियम नवाज को अगर कुछ करना होगा तो वो हमजा शहबाज के साथ कोऑर्डिनेट करके ही कुछ कर सकेंगी। हमजा की मर्जी के बगैर लाहौर में उनका मुअस्सर होना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ठीक। अच्छा अदनान साहब, अब चूँकि लॉन्ग मार्च की भी बातें हो रही हैं, फिर सेनेट के इंतखाबात भी हो रहे हैं, ऐसे में हमजा शहबाज को ज़मानत मिल जाना, आप समझते हैं कि कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है? ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, उनके MNAs MPAs के हवाले से, ख़ासतौर पर सेनेट इंतखाबात को लेकर कोई तब्दीली आ सकती है? कुछ फ़ैसले तब्दील हो सकते हैं? मरियम नवाज़ कुछ फ़ैसले करें, हमजा शहबाज कुछ फ़ैसले करें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इनमें क़यादत का झगड़ा है, जो आइंदा की लीडरशिप है उसका झगड़ा जो है वो हमजा शहबाज और मरियम नवाज में है। हमजा अपना वो खुलकर तो इनके खिलाफ नहीं आएंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि पंजाब जो है वो उसमें नवाज शरीफ असल में पॉपुलर हैं, तो वो किसी सूरत भी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई या उनकी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अदनान आदिल साहब। सियासत से अदालत तक मामला जानिए कुछ देर में। तो सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर पीपल्स पार्टी, PP पार्लियामेंटेरियन और नून लीग के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। रजा रब्बानी ने कहा, सेनेट इलेक्शन रियाजी का पर्चा नहीं, सियासी मामला है, समझौते होते रहते हैं। समात का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, समात की कार्रवाई के बारे में बताइए। देखिए, आज तकरीबन 3 घंटे तक ये समाअत चली है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी, उसके बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के फारूक एच नाइक ने और फिर JUI के जंगीर जादून ने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल किए। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट बार के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन के दलाइल भी आज मुकम्मल हो चुके हैं और अब सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के दलाइल रह गए हैं। और अगर कोई और वकील जिन्होंने दरखास्तें जमा कराई उनको अदालत कुछ टाइम दे तो दे, अदरवाइज अटॉर्नी जनरल कल अपना जवाब देंगे, उसके बाद ये मरहला समाअत का मुकम्मल हो जाएगा। आज जो अहम नुकात सामने आए समाअत के दौरान वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से फारूक एच नाइक ने जब कहा कि जो पार्टी सरबराहान है वो फैसला करते हैं कि किसने इलेक्शन लड़ना है किसने नहीं, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टोकते हुए कहा कि फैसला जो है वो पार्टी की क़यादत का नहीं बल्कि पार्टी का होता है, क्योंकि आइन में सियासी जमातों का जिक्र है, सियासी जमातों की क़यादत का कहीं जिक्र आइन में मौजूद नहीं है।
साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर पार्टियों के अंदर फैसले भी जमहूरी अंदाज में ही होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये भी वाज़ेह किया कि जो रेफरेंस में सवाल पूछा गया है कि क्या आर्टिकल 226 का इतलाक सेनेट इलेक्शन पर होता है या नहीं, अदालत सिर्फ उस तक अपने आप को महदूद रखेगी। बाकी खुफिया वोटिंग, अगर आइन कहता है कि वोटिंग खुफिया होनी है तो फिर वो खुफिया ही होगी, इस पर बात खत्म हो जाती है, फिर इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वोटिंग खुफिया करनी है, ये ओपन बैलेट से इलेक्शन कराना है, ये फैसले पार्लियामान ने करने हैं और अदालत पार्लियामान की कभी भी मुतबादिल नहीं रही, ना रहेगी। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वादे किया कि किसी भी सूरत पार्लियामान के इख्तियारात अपने हाथ में नहीं लेंगे, हर रियासत का हर सतून अपने आईनी हदूद में रहते हुए अपना काम करता रहेगा। अब कल इस केस की मजीद समाअत होगी। ठीक है, कल इस केस की मजीद समाअत होगी। जुल्करनैन अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सेनेट इलेक्शन की जंग में उम्मीदवारों के धड़ाधड़ राबते जारी हैं। यूसुफ रजा गिलानी हिमायत के लिए शहबाज शरीफ से मिलने एहतसाब अदालत पहुंचे। अपोजिशन लीडर ने भरपूर हिमायत का यकीन भी दिला दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं, आइन में तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। सेनेट इलेक्शन में एक हफ्ता बाकी, राब्तों में तेजी आ गई। पीपी रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी शहबाज शरीफ से मिलने एहतसाब अदालत पहुंच गए। हिमायत का शुक्रिया अदा किया, कहा सेनेट इलेक्शन से पहले ही सरप्राइज हो चुका है, हुकूमत के सारे हरबे नाकाम हो गए। हुकूमत जो है पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं और उसकी पूरी कोशिश की, मगर मुझे क्वालिफाई किया गया। फिर अब उनकी कोशिश है कि आइन को तब्दील कर दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि आइन में तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए, गैर आइनी अक़दाम जो होगा वो जमहूरियत के लिए एक ख़तरा हो। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि आवाम तब्दीली चाहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में जीत के असरात सेनेट इलेक्शन में भी नजर आएंगे। हमारी सियासत रोज़ बदलती है, हमारी सियासत में सब चलता है। जो कल तक सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ चलकर अदालत में जाते रहे, आज गिलानी उनसे मिलने अदालत चले आए। ये कैसी सियासत है? क्या ये है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? पाकिस्तान है मियां कि ये आपका अपने बाप का मुल्क नहीं है। क्या जमाना था कि वो रोज लड़ा करते थे। कभी गिलानी की हुकूमत शहबाज का धड़म तख्ता करके गवर्नर राज लगा देती थी और नून लीग दौड़ी दौड़ी अदालत जाती थी। कभी मेमो गेट केस में बड़े मियां साहब गिलानी सरकार के खिलाफ काला कोट पहन लेते थे। मगर ये हमारी सियासत है जहां सब चलता है और चलकर अदालत तक भी चला जाता है। आज जरदारी के खास आदमी नून लीग से सेनेट वोट लेने अदालत तक चले गए। ये वही अदालत है जहां से 2009 में शहबाज शरीफ नाअहल करार पाए थे। फिर गिलानी को 30 सेकंड की सजा हुई तो नवाज शरीफ ने नाअहल का शोर मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, नीचे उतरो, घर जाओ। पूछा गया कि ये सब क्या है तो गिलानी साहब ने कहा, हमारी सियासत रोज बदलती है। पॉलिटिक्स इज अ डे टू डे अफेयर। पॉलिटिक्स में ऊंच नीच आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूसुफ रजा गिलानी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला भी दे डाला। पास की बात है, हमने उसको भूलकर जैसे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबैन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब के माबैन हुआ था, आज फिर हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कई साल बाद जरदारी ने नवाज शरीफ को ललकारा था। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, इतने आप कंफर्टेबल ना हो। नवाज शरीफ ने उसूलों पर सौदेबाजी के बारे में कहा था, ये सब नहीं चलेगा। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। मगर ये सब तो चल रहा है और गालिबन चलता भी रहेगा। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम होते हैं। बुलेटिन में आगे चल के बताएंगे आपको अपनी ही जमात पर संगीन इल्जाम।
बलूचिस्तान से सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 3 दर्जन उम्मीदवार मैदान में आ गए। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बलूचिस्तान से सेनेट की 12 खाली नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 36 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 7 जनरल नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 9 और अकलियत की 1 नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों में मुकाबला है। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 फरवरी मुकर्रर की गई है। लियाकत जतोई ने करोड़ों रुपए में टिकट बेचने का इल्जाम लगाया तो सैफुल्ला अबड़ो ने कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा कि इल्जाम को साबित करो वरना 2 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करो। शहबाज गिल ने भी कहा कि इल्जाम साबित ना किया तो पार्टी एक्शन लेगी। आमिर लियाकत ने शहबाज गिल से अपील कर दी। कहा कि लियाकत जतोई भाई हैं, मामला मुझे निपटाने दें। जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। लियाकत जतोई का अपनी ही जमात पर संगीन इल्जाम। क्या सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ में पैसा चल रहा है? फैसल वाडा को टिकट देने पर भी सवाल उठा दिया। वाडा साहब हैं, MNA भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, फिर सेनेट की टिकट थी। हमारे सेनेट के अंदर कोई इस काबिल नहीं था। सैफुल्ला अबड़ो ने भी झट कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा इल्जाम का सबूत दें या 2 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। खान बहादुर साहब, आपने कहा है कि 35 करोड़ में टिकट बेचा गया है। आपको बताऊंगा कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं। आपने जो बेहुदा इल्जाम लगाए हैं तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। खुर्रम शेरजमान बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले पर एतराज क्यों? शिकायत थी तो दरख्वास्त दे देते। वैसे वो खुद भी शायद ख्वाहिशमंद थे सेनेटर बनने के लिए, और अगर शायद उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि बहुत ही नामुनासिब है। इस्लामाबाद से शहबाज गिल भी बोल पड़े। कहा लियाकत जतोई तो खुद नामजदा हैं, इल्जाम साबित न किया तो पार्टी एक्शन लेगी। जिस पर आमिर लियाकत ने जवाबी ट्वीट किया कि लियाकत जतोई घर के आदमी हैं, हाथ जरा हल्का रखें, मामला उन्हें ही निपटाने दें। कुछ देर बाद शहबाज गिल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। हलीम आदिल शेख को कल प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर सिंध असम्बली लाया जाएगा। आगा सिराज दुरानी का कहना है कि असम्बली रूल्स के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर भी रूल्स पर अमल करते हुए गिरफ्तार अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें। महकमे बल्दियात सिंध ने जालसाजी से भर्ती होने वाले 15 अफसरान और 2 एहलकारों को ओहदों से फारिग कर दिया है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी से। जी, क्या मामला है मंसूर? देखिए, महकमा बल्दियात की जानिब से कल जो 17 अफसरान को उन ओहदों से फारिग कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से बताया गया है कि इन अफसरान की जो नौकरी की छानबीन करने के बाद उनको ठीक नहीं पाया गया, जिस वजह से इनको ओहदों से हटाकर रिपोर्ट कराया जा रहा है। तो इन जो 17 अफसरान फारिग हुए हैं उनमें 7 ऐसे हैं जो ग्रेड 17 के हैं, जबकि 9 ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ग्रेड 16 से, बाकी जो 2 हैं वो ग्रेड 11 के हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों को कहा गया था कि जल्दसाजी के जरिए जो भर्तियाँ हुई हैं उन अफसरान को, उन मुलाजिमीन को फारिग किया जाए। तो उस पर जो है महकमा तालीम ने शुरुआत की। अब महकमा बल्दियात की जानिब से जो है वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है मंसूर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रावलपिंडी में तकरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी गई। रेलवे रोड कैंट में ज़ेरे तामीर इमारत के मलबे में बारूद से भरी बोतल के साथ मोबाइल फोन लगाया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिवाइस नकारा बना दी। तफ्तीशी टीमों ने शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बारूद का वजन 1 किलोग्राम था। और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे पानी की शहजादियों की रिहाइशगाह कहा जाता है। कहां है ये जगह? आबिद अली आपको सैर करा रहे हैं। पानी वाला बाग, जिसमें रहती हैं जापान की शहजादियां। लोग ऐसी दुनिया देखने को तरसते हैं। आपको लिए चलते हैं पानी के नीचे इन हसीन शहजादियों से मिलाने। इस खूबसूरत शहजादी का नाम कोई है। जापान में इसे अच्छी किस्मत और रूहानी सुकून से जोड़ा जाता है। इनका शुमार महंगी तरीन मछलियों में होता है। एक मछली की कीमत $10 से $100 तक हो सकती है।
दाना डालते ही ये शहजादियां पानी की चादर हटाकर सामने आ जाती हैं। सब्ज पानी पर रंगों का ऐसा तूफान आपने पहले नहीं देखा होगा। एक तो सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, एक होती है, दूसरा साउंड भी एक होता है पानी के अंदर। जब वो दाना डलता है तो दाने की स्मेल होती है, ठीक है, जो इस फील कर लेते हैं इसको। इस्लामाबाद के मसनूई तालाब में इन मछलियों की अफजाइश की जा रही है। ऑक्सीजन लेवल मुसलसल चेक किया जाता है और पानी हर 8 घंटे बाद बदला जाता है। 11 फुट तक का पानी है तो 18 से 24 सेंटीग्रेड के बीच में ही टेम्परेचर होता है। ये एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 6 से 7 फुट तक एक जैसा होता है और उससे नीचे जितना आप जाते रहेंगे पानी का टेम्परेचर एक जैसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़िंदा रहना और ब्रीड करना आसान होता है। ये मछली 36 इंच तक लंबी और 50 साल तक जिंदा रह सकती है। पानी तो पानी, लेकिन ये नोकीले पत्थर भी इन मछलियों की जिंदगी में बहुत आम किरदार अदा करते हैं। इनके तालाब में रखे पत्थर आम नहीं, बहुत खास हैं। समुद्री पत्थर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं करती और उस पे ज़्यादा फेवरेबल होता है इन्वायरमेंट के उसके ऊपर एलगी उग जाए। तो इसके लिए जो फेवरेबल पत्थर होता है वो ऐसा पत्थर होता है जिसके ऊपर एलगी उग सके। मछली के अंदर एक खूबी होती है सुराख करने की। ये उन मिट्टी के टीलों के अंदर सुराख करना शुरू कर देती है और ये क्या करती है, जब भी इसने अंडे डालने हो या इसको किसी बड़ी मछली से कोई आप कह सकते हैं खौफ है शिकार का, तो ये उन सुराख में चली जाती है और मछली बड़ी मछली के लिए फिजिबल नहीं होता कि वो सुराख में जा सके। इस शहजादी के कई रंग हैं। ये पानी के बाग में फूलों जैसी लगती हैं। राउंड अबाउट हमने जो है ना इसमें 10 फिशेस पहले कोए डाली थी, ठीक है, और अभी मेरे ख्याल में 500-600 फिशेस हैं इस वक्त और तकरीबन ये 1.5 साल में, 1.25 से 1.5 साल में अभी इनकी इतनी ब्रीड हुई है और अब ये मल्टीप्लाई इस तरह होगा कि अब ये एकदम हज़ारों में जाएगी। इस्लामाबाद का ये बाग कोई फिश की सबसे बड़ी नर्सरी बन चुका है और हाँ, शहजादियां आपकी आमद की मुंतजिर हैं। अहम खबर के पीटीआई ने सेनेट टिकट के हवाले से लियाकत जतोई के बयान का नोटिस ले लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, क्या डिटेल्स सामने आई हैं? देखिए, पीटीआई ने सेनेट टिकट के हवाले से लियाकत जतोई के बयान का नोटिस ले लिया है। आपको बताएं कि पीटीआई ने सेनेट टिकट के हवाले से लियाकत जतोई के बयान का जो नोटिस लिया है उसमें लियाकत जतोई को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मरकजी क़यामत कमेटी बराए नज़्म व एहतिसाब ने लियाकत जतोई को इजहार वजू का नोटिस जारी किया है। नोटिस तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यामत कमेटी बराए नज़्म व एहतिसाब के सरबराह सलमान इकबाल की तरफ से जारी किया गया है कि उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान किया है जिसकी 7 रोज में वजाहत भी तलब की गई है। नोटिस में कहा गया है कि आपने पार्टी की आदत के खिलाफ गुफ्तगू की और संगीन इल्जाम तराशी की। आपका तर्ज अमल जमाती पॉलिसी और आइन की खिलाफवर्जी है। कार्रवाई के लिए मामला सिंध के मगरबी रीजन की कायमा कमेटी बराए नज़्म व एहतिसाब को भिजवाया जा रहा है। ये भी कहा गया है नोटिस में कि मगरबी सिंध रीजन की कायमा कमेटी 7 रोज में मामले पर कार्रवाई करेगी। ठीक है अब्बास शब्बीर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। तो पाकिस्तान सुपर लीग में आज दिफाई चैंपियन कराची किंग्स 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबला आई। क्रिकेट के अंदाज बदल गए मगर पाकिस्तानी फील्डर्स के तौर तरीके वही पुराने हैं। पीएसएल के 3 मैचेस में 8 कैचेस ड्रॉप हुए जिनमें से 6 पाकिस्तानियों ने गिराए। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। इस्तेमाल ना होने वाली बिजली का पैसा भी अदा करना पड़ता है। लाइन लॉसेस सालाना 200 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। आखिर इन सब की वजह क्या है, वहाब कामरान से जान लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितनी इजाफी बिजली मौजूद है, बिजली महंगी होने की वजह क्या है और लोड शेडिंग क्यों हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की औसत तलब तकरीबन 11,000 मेगावाट जबकि पैदावारी सलाहियत 37,000 मेगावाट है, जिनमें से 21,000 मेगावाट निजी पावर प्लांट्स यानी IPPs पैदा करते हैं। ये जो आप 26,000 मेगावाट का फ़र्क देख रहे हैं, जानते हैं ये क्या है?
आपको जानकर हैरत होगी कि ये वो बिजली है जो ना मैं इस्तेमाल करता हूँ ना आप, लेकिन इसका पैसा हमें देना ही पड़ता है। बिजली महंगी होने और गर्दिशी कर्जा बढ़ने की भी ये इजाफी बिजली ही बुनियादी वजह है जनाब। गुज़श्ता 30 साल के दौरान धड़ाधड़ निजी पावर प्लांट्स लगाए गए। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास बिजली ज़्यादा और उसकी तलब कम है। सोने पे सुहागा ये कि अगर बिजली की तलब बढ़ भी जाए तब भी हम ये बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड स्टेशंस को उस रफ्तार से अपग्रेड नहीं किया गया जिसकी ज़रूरत थी। मुल्क में पैदा होने वाली 18% बिजली ज़ाय हो रही है, यानी लॉसेस की मद में सालाना 200 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसान भी हुकूमत खुद बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि मेरी और आपकी जेबों से ही निकाला जाता है। और बोलो फैसलाबाद में हम बात करते हैं धागे के बहरान के हवाले से, जिसके बायस 40% से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। मजदूर एक वक्त की रोटी को भी तरसने लगे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मैं पिछले 15 साल से पावर लूमों पे मजदूरी कर रहा हूँ। सूतर मंडी बंद हो जाएगी तो फैक्ट्रियों में धागा नहीं आएगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारी ये लूमें अब बंद पड़ी हैं क्योंकि धागा नहीं मिल रहा। फैक्ट्री मालिक ने अभी हमें बताया आके कि मैं बाजार में गया हूँ, वहाँ धागे की शार्ट है, तो ये धागा नहीं मिलेगा तो मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, लेकिन यहाँ तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। 3 माह से कोरोना की वजह से हमारी फैक्ट्रियां बंद रही। ये धागा शार जो हो रहा है, ये धागे की वजह से 40 से 50% पावर लूम बंद हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान मजदूर को होगा। न्यू कराची में एक ऐसा स्कूल है जहाँ तलबा गंदगी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। माजरा क्या है, रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। 10 साल पहले आप पीछे जाएं तो आपको लगता था कि आप स्कूल में आके तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर आज आप देखें तो आपको अफसोस होता है, दिल खून के आंसू देता है। यार, हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? क्या गटर के पानी में बिठा के तालीम दे रहे हैं? जानवरों को भी हम इतनी गंदगी में नहीं बिठाते जितनी गंदगी में हमने इस कौम के बच्चों को बिठा के रखा हुआ है। न्यू कराची 11D के मकीनों ने इल्म और दानिश का खुद ही जनाजा निकाल दिया। सितारा हैदरी गवर्नमेंट बॉयज़ इन गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल का कुछ बेड़ा गर्क यहाँ के मकीनों ने किया और कुछ महकमा तालीम ने। आज से तकरीबन 6 महीने 5 महीने पहले हम जाते हैं तो ये स्कूल इस हालत में नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इलाके में यहाँ गटर भरे, उन्होंने उसका रुख कई जगह से हमने, आप जाके देखिएगा, दीवारें तोड़ी हैं। इलाके वालों से रिक्वेस्ट भी की, थोड़ी बहसों मुबाहिसा भी हुआ, मगर उसके बावजूद उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। पहले जहाँ तराना और दुआ पढ़ी जाती थी, वहाँ अब गंदा पानी मौजूद है। क्लासरूम्स में मौजूद टूटा फूटा फर्नीचर और गंदगी, खस्ता हाल इमारत, ग्राउंड में आवारा कुत्तों के डेरे, और यहाँ ना कोई टॉयलेट है और ना ही पीने का पानी। क्लास में फर्नीचर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है कि हम बहुत मसला होता है। उसके बाद कुत्ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हम प्ले नहीं कर सकते ग्राउंड में, वैसे भी बैठ नहीं सकते, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। यहाँ पर स्कूल में जहाँ पर पहले हमारी प्रे हुआ करती थी, वहाँ पे अब गटरों का पानी जमा हो चुका है। क्लासेस के पीछे गटरों का पानी है, हम लोग यहाँ पर खेल नहीं सकते हैं। सरकारी स्कूल में तकरीबन 650 तलबा और 55 असातिज़ा गंदगी और गलाजत के बावजूद इल्म की शम्मा रोशन करने पर मजबूर हैं। गटर के पानी से इल्म के दिए बुझाना और अपने ही बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर देना, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। सवाल ये है कि महकमा तालीम स्कूल की हालत पर कब तरस खाएगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कुछ सैरो तफरी की बात कर लेते हैं। गलियात में मौसम सुहाना, डोंगा गली से अयूबिया तक सयाहों का आना जाना लगा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ कयूम। हरे भरे गलियात में जब बर्फ पड़ती है, सयाह देखने चले आते हैं। डोंगा गली से अयूबिया ट्रैक तक दरख्तों का दिलकश सिलसिला है। नौजवान सैर कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, गा रहे हैं, मौज बना रहे हैं। काफ़ी जगह बर्फ़ है और काफ़ी जगह नहीं है, और ट्रैकिंग का तो मैंने पहली दफ़ा ट्रैकिंग करा तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने ट्रैक किया है, हम सारे लाहौर से आए हुए हैं, सो हमारे लिए बहुत रिलैक्सिंग और बहुत पीसफुल रहा है। इस रास्ते पर बहता छोटा सा आबशार भी काबिल तवज्जो है।
जो यादगार लम्हे गुजारना चाहते हैं गलियात चले आए। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। उधर मुल्तान का सबसे बड़ा तफरीही पार्क शाह शम्स टूट फूट का शिकार हो गया है। सस्ती तफरीह को आने वाले शहरी परेशान होने लगे हैं। मोहसिन अली की रिपोर्ट। इंतजामी गफलत के बायस मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीहगाह चंद साल में तबाह हो गई। शाह शम्स पार्क के टूटे झूले, सूखी झील, किनारे पड़ी कश्तियाँ यहाँ की रौनक की याद दिलाती हैं। खेलने के लिए आने वाले बच्चे पार्क की हालत देखकर मायूस हैं। पहले झील भी खराब है, अब झूले भी खराब हो गए हैं और हम कह रहे हैं झील भी सही हो जाए और झूले भी सही हो जाए। इंतजामिया पार्क की हालत ठीक करने की बजाय ज़बानी दावों की हद तक महदूद दिखाई देती है। टेंडर के बाद उसका काम जो शुरू हो चुका है, अब जल्द झील को बहाल देखेंगे। और इसके साथ झूलों के बारे में बताता चलूँ कि जो नीलामी के लिए हमने बाकायदा उसको स्क्रैप डिक्लेयर करके नीलामी उसकी 2 बार की है, वो कामयाब नहीं हो सकी। मुल्तान के सबसे बड़े पार्क की यह सूरत हाल इंतजाम की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। बकरी और गाय की खाल से सिर्फ मलबूसात ही नहीं, इससे आला मौसीकी भी तैयार होता है। ये आला कौन सा है, देखिए पेशावर से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। लकड़ी का ढांचा, खाल और लोहे का चूरन, ये है तबला जैसे आला मौसीकी के बुनियादी अज्जा, जो 13वीं सदी से बना आलाते मौसीकी का लाजमी हिस्सा। पेशावर के तबला साज रहीम मुज्तबा ने 30 बरस से जिंदा रखा है अपने इस आबाई पेशे को। सुर बनाना इसमें बहुत आर्ट का काम है, ताकि चमड़े से सुर निकालना जो ये प्रोफेशनल लोग मांगते हैं हमसे, तो बस कोशिश करते हैं। बड़ों ने ये हासिल किया हुआ है और हम अभी तक तो कर रहे हैं। 6 से 20 हज़ार रुपए तक बनने वाले तबले की तैयारी है इंतहाई महारत का काम। एक हफ्ता टाइम लग जाता है, क्योंकि इसको हम जब बनाते हैं तो ये पहले गीला करना पड़ता है चमड़ा, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर खुश्क हो जाए, उसके बाद उस पर स्याही का काम करते हैं, तो 3-4 दिन काम करना पड़ता है एक पुड़े पे। 7 सदियां गुजर गई, मगर मशरकी साजों में इसकी अहमियत आज भी बरकरार है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।